को नीचे रखना पड़ा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियोस है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सोनॉमी के ऊपर। मतलब कि टेक्सोनॉमी तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं, पर आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो साइंस की अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे कि हमारी साइटोलॉजी हो गई, हमारी मॉलिक्यूलर स्टडी हो गई, पैलिनोलॉजी हो गई, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, ये सारी जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, इसके द्वारा हमको कैसे टेक्सोनॉमी में हेल्प मिल सकती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि पहले जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, फिर क्लासिफिकेशन जो था उसके थोड़े एडवांस फॉर्म आए, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अब जो है क्लासिफिकेशन जो होता है वो मॉलिक्यूलर बेसिक पे होता है। हम आगे पढ़ेंगे क्लैडिस्टिक्स, फेनेस्टिक्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनिज्म लिए, हमको देखना है कि ये सेम ग्रुप के हैं या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों के जो डीएनए होते हैं, सेल के अंदर डीएनए है, सबको पता है सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए है यूकैरियोट्स में। तो अगर हमको उनकी सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देखनी है तो हम क्या करते हैं कि उसके जो डीएनए है उसमें क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो डीएनए जो है वो एक दूसरे से कितना सिमिलर है। अगर वो मोस्ट ऑफ द सिमिलर होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्पीसीज जो है वो आसपास की हैं या फिर साथ साथ में इवॉल्व हुई स्पीसीज है। लेकिन अगर क्या होता है कि डीएनए में काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं तो लगता है कि ये जो स्पीसीज है ये एक दूसरे से डाइवर्ट है, अलग अलग स्पीसीज है। तो ये सारी जो बेसिक है इससे हमको हेल्प मिलती है टेक्सोनॉमी में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होता है कि वो ब्रांच होती है साइंस की जिसके द्वारा हमको क्या मिलती है, पोलन ग्रेन की स्टडी करने में हेल्प मिलती है। पोलन ग्रेन का मतलब क्या कि आपने पढ़ा होगा कि मेल जो प्लांट होते हैं उसमें जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम का एक जो यूनिट होता है उसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में जो है वो बनता है एंथर। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन, वहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वो पोलन ग्रेन जब फीमेल के स्टिग्मा पे जाता है, फीमेल फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसके बाद स्टिग्मा होती है, उसके ऊपर जाते हैं। उसके बाद जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस ये हो गई और उसके बाद आगे फर्टिलाइजेशन होता है और नए सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पैलिनोलॉजी है इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो पॉलन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से एडवांस फॉर्म के हैं, कौन से प्रिमिटिव फॉर्म्स के हैं, ये सारी चीज़ों पर जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग पैलिनोलॉजी का यूज टेक्सोनॉमी में देखते हैं। उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री क्या है? फाइटोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम क्या, फाइटो का मतलब क्या होता है प्लांट, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, तो मतलब केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लांट में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उनका वो स्पेशल फीचर्स होता है। तो उन स्पेशल फीचर्स में जो केमिकल प्रेजेंट्स होते हैं उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, और उसके हिसाब से जो हम टेक्सोनॉमी में हेल्प मिलती है उसको कहते हैं रोल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इन टेक्सोनॉमी। तो आज की पर्टिकुलरली वीडियो में जो आपकी सेकेंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि साइटोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या रोल है टेक्सोनॉमी में। ठीक है, इसके पहले वाले यूनिट लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था एपीजी क्लासिफिकेशन क्या है, इंगुलर प्लैंक्टर क्लासिफिकेशन क्या है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन क्या है। उसके पहले देखा था आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने इस यूनिट में पढ़नी थी और जो कि हमने पढ़ ली है। अब हम लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पैलिनोलॉजी क्या है देखते हैं। मतलब कि पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सारे जो ब्रांचेस है वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हमारे टेक्सोनॉमी को इजी बनाते हैं। क्या दिया है? अर्लियर टाइम वी यूज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। पहले का जो क्लासिफिकेशन था, जब हमें ना तो साइटोलॉजी के बारे में इतनी चीज़ें पता थी, ना तो हमें पैलिनोलॉजी के बारे में इतना डिटेल नॉलेज था, ना ही हमको फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में इतना डिटेल नॉलेज था। तो चीज़ें जो हमको ऊपर से समझ में आती थी, जो उसके कैरेक्टर्स हमको दिखते थे, उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होने लगी, हमने मॉडर्न टेक्निक्स बना लिए, मॉडर्न हमारा वे हो गया किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए क्या दिया है, अर्लियर टाइम, पहले के समय में हम यूज़ करते थे
आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम classification, because at that time the instrument and technology are not well established and well developed। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो टेक्नोलॉजी थी, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था, वो इतना डेवलप नहीं था। उसके बाद क्या दिया है, ईच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हैव सम मेरिट्स एंड सम डीमेरिट्स। क्योंकि नेचुरल का भी हमने कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स देखा, लीनियस की जो क्लासिफिकेशन थी, मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, उसके भी कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स होते हैं, फाइलोजेनेटिक्स के भी कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स होते हैं। तो इस हिसाब से जो है कि हर क्लासिफिकेशन के कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स थे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड फाउंड आउट अ प्रॉपर एंड करेक्ट क्लासिफिकेशन, वी स्टडी डिफरेंट मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लाइक पैलिनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइटोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप और ब्रांच ऑफ साइंस वी कैन क्लासिफाई प्लांट मोर करेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडवांस कैरेक्टर। दिया है इसमें कि हमने जो अभी तक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयां थी। तो उन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारा जो मॉडर्न ब्रांच है साइंस का, जैसे कि फाइटोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सारी जो ब्रांच है, और भी बहुत सारी ब्रांच है जैसे एम्ब्रियोलॉजी है, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है जिसका हेल्प टेक्सोनॉमी में लिया जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये 4 दिए हैं, तो हम इन्हीं चारों के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं, इसकी सहायता से हमको मोर करेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में देखने को मिलता है और मोर एडवांस टाइप का कैरेक्टर्स हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग टेक्सोनॉमी में ऐसी ब्रांचेस का यूज करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैलिनोलॉजी से। तो पैलिनोलॉजी क्या होता है? पैलिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। पैलिनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है या फिर साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया पैलिनोलॉजी। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे टेक्सोनॉमी में? आपको पता होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो बात मैंने अभी आपको बताई उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं सेंटर में। तो पैलिनोलॉजी क्या है? पैलिनोलॉजी में क्या है कि हमारे पास जो पोलन है, तो हमारी जो पोलन ग्रेन होती है, मान लीजिए ये इसकी इंटरनल कवरिंग है और ये इसकी जो है आउटर कवरिंग है। ये इसकी आउटर कवरिंग है और इसके अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो मान लीजिए कि ये पोलन ग्रेन है, तो इसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेलिन की। ये बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलेलिन की, स्पोरोपोलेलिन की। तो जो स्पोरोपोलेलिन होता है ये एक ऐसा केमिकल होता है जब किसी भी केमिकल द्वारा डिजनरेट नहीं होता, मतलब आप इसे जल्दी डिजनरेट नहीं कर सकते। ये लाखों सालों तक इसी कंडीशन में पड़ा रहता है। अगर मतलब कि ये जो है इसकी वाइबल कैपेसिटी तो एट अ टाइम खत्म हो सकती है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन की वजह से अंदर का जो चीज़ है, वो मटेरियल है, वो स्टोर रहता है, वो खराब नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट था, उसका पोलन गिरा और पोलन गिरने के बाद वो कहीं ना कहीं फॉसिलाइज्ड हो गया। फॉसिलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि उस पर उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ, वो उसी फॉर्म में सेफ हो गया, उसी फॉर्म में प्रिजर्व हो गया। तो बाद में मान लीजिए कि पहले के जो प्लांट थे उनके अभी भी पॉलन के फॉसिल्स हमको मिलते हैं और हम उस पर स्टडी करके पता कर सकते हैं कि उस टाइम के जो प्लांट थे उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी थी, इसके पास न्यूक्लियस है तो उसका डीएनए कैसा था। ये सारी स्टडी जो है की जाती है, जिसके हिसाब से हमें पुराने जो प्लांट है, जो हमने जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसका जो बाहरी कवरिंग होती है उसको कहते हैं स्पोरोपोलेलिन और अंदर की जो कवरिंग होती है वो ये जो है पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। तो ये इजी तो डाइजेस्ट होती है, लेकिन बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती। यहाँ पे जहाँ पे इसकी लेयर बहुत पतली होती है इसे वो कहते हैं जर्मपोर, मतलब यहाँ से जो है आपकी जो है यहाँ से ऐसा ट्यूब बनती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के समय ये न्यूक्लियस आगे जाता है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो ये तो नॉर्मल सा पोलन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस पोलन के स्ट्रक्चर के बारे में हम, जैसे कि क्या होता है, हर स्पेशल फैमिली का, हर स्पेशल टेक्सोन का कुछ अलग कैरेक्टर होता है इनके पोलन में।
तो उन पोलन की जो स्पेशलिटीज होती है उन स्पेशलिटीज के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पोलन तो हर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन पोलन्स में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या वो मतलब क्या कितना वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, कितना डिसिमिलैरिटी शो करते हैं, इसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको टैक्सोनॉमी में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे मतलब कि हमारे स्लाइड पे लिखी हुई है। तो दिया है पोलन ग्रेन हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर इन ईच जनरा। हर जनरा में, जैसे हर जनरा या हर स्पीसीज में, हर टेक्सॉन आप कह सकते हैं, मोर करेक्ट वर्ड यहाँ पे टेक्सॉन होगा, तो हर टेक्सॉन में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं उनके पोलन ग्रेन में, विच हेल्प टू एस्टेब्लिश इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि हमको सहायता करते हैं किसमें, उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानने में। जैसे होता है कि पहले के जो जैसे हमको मान लीजिए कोई फॉसिल्स मिला, उस टाइम के जो फॉसिल्स थे उसके जो हमने कैरेक्टर देखे कि अच्छा इस टाइम के पोलन ग्रेन ऐसे थे और अभी के पोलन ग्रेन में ये मॉडिफिकेशन हो चुकी है। मतलब कि अगर हमको कोई और प्लांट मिलता है जिसमें वो वाले कैरेक्टर हैं जो कि हमें फॉसिल्स वाले में मिले थे, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो पहले का इवॉल्व है। प्रोबेबिलिटी तो है ना, क्योंकि उस टाइम के जो हमके फॉसिल्स वाले मिले थे पोलन, उसके कैरेक्टर उस प्लांट से मिल रहे जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो वो सारे प्लांट कभी ना कभी सेम टाइम में एग्जिस्ट करते रहेंगे। और जो नए प्रकार का पोलन है जो कि अभी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में पाया जाता है, वो उसका एडवांस फॉर्म होगा और वो उसका पूरा जो फॉसिल से मिला था उसका प्रिमिटिव फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पैलिनोलॉजी की सहायता से। उसके बाद क्या दिया है, ये हो गया क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी इन द पोलन वॉल। जो पोलन की वॉल होती है, जो एक्साइन होती है, जो एंटाइन होती है, उनकी इन्वेजिनेशंस के हिसाब से, उनके और भी सारे जो उसमें कुछ भी चीज़ें अगर डिकम्पोज हो जाती हैं, मतलब कंपोज हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों के बेसिक पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पोलन ग्रेन हैव डिफरेंट पोलन वॉल। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके डिफरेंट पोलन वॉल्स होते हैं, एंड दीज वॉल हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन्स इन अ लॉन्ग टाइम। ये जो वॉल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं पोलन को बहुत ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करने में। सो बाय दिस पोलन वॉल वी कैन ऑब्टेन दिस पोलन एज अ फॉसिल्स, जिसकी वजह से क्या है कि हम इसको फॉसिल्स के फॉर्म में हमको पोलन जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो पोलन के हमको फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं एंड हेल्प द स्टडी अबाउट प्लांट एंड दोज कंडीशन विच इज़ नॉट प्रेजेंट एट दिस टाइम इन एनवायरमेंट। तो जिसकी वजह से हमको क्या पता चलता है, हमको कि उस प्लांट के बारे में पता चलता है जो कि अभी के एनवायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, और उस टाइम के एनवायरमेंट के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे दो टर्म दिया है स्टेनोपेरिनस और दूसरा दिया है यूरिपेरिनस। स्टेनोपेरिनस और दूसरा क्या है, यूरिपेरिनस। तो स्टेनोपेरिनस क्या होता है, वो टर्म यूज किया जाता है ऐसे पोलन वॉल के लिए, ऐसे पोलन के लिए जिसमें सिर्फ सिंगल मॉर्फोलॉजी होती है। मतलब ऐसे टेक्सॉन के लिए स्टेनोपोलिनस वर्ड यूज किया जाता है जिसमें जो पोलन वॉल की या पोलन ग्रेन की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सिंगल होती है। एक ही प्रकार के पोलन आपको पूरे टेक्सॉन में देखने को मिलेंगे। यूरिपेरिनस में क्या होता है, इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं ये एक ही टेक्सॉन में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इन विच टेक्सॉन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनोपोलिनस एंड यूरिपेरिनस वी कैन क्लासिफाई द प्लांट। इसमें क्या है, स्टेनो में हम अगर लिखना चाहें कि स्टेनोपेलिनस में क्या है और यूरी में क्या है, तो यूरिपेलिनस में क्या है, पोलन जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वहीं जबकि जो हमारा स्टेनो है उसमें सेम और सिंगल टाइप के जो है पोलन होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है स्टेनोपेलिनस में और यूरिपेलिनस में। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, थोड़ी सी और बातें पोलन के बारे में करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर। हेल्प इन क्लासिफिकेशन विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल। हमारा मेन काम क्या है कि हमको पढ़ना है कि आखिर पैलिनोलॉजी का यूज हम टेक्सोनॉमी में कैसे कर रहे हैं। हमको पूरी पैलिनोलॉजी नहीं पढ़नी कि हाँ पोलन्स कितने प्रकार के होते हैं, किसका टेट्राहेड्रल है, कौन आइसोहेड्रल है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको नहीं पढ़ना। हमको यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ना है कि हम पैलिनोलॉजी का यूज टेक्सोनॉमी में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे करते हैं, आगे भी कुछ पॉइंट है कि किस नंबर पे वो न्यूक्लियाई जो है वो, जैसे कि आपका क्या है कि पोलन जब डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स का मतलब क्या कि पोलन जब अपने जो मेन प्लांट है जहाँ पे पोलन का फॉर्मेशन हुआ, जो मेल स्टेमन है वहाँ से जब सेपरेट होता है, वहाँ से जब डिस्पर्स होता है, तो उसमें जो न्यूक्लियाई होती है
वो न्यूक्लियाई जो होती है वो कितनी होती है, मतलब कितना नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इनके नंबर के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो प्रिमिटिव ग्रुप है, जो हमारे एंजियोस्पर्म के प्रिमिटिव ग्रुप हैं, उनका जो डिस्पर्सल होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है मोस्टली, और जो हमारा एडवांस ग्रुप है उनका जो डिस्पर्सल होता है वो 3 स्टेज में होता है। क्या दिया है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट स्कैटर्ड द पोलर ग्रेन एट द डिफरेंट न्यूक्लियर नंबर। जो डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियाई का नंबर है उस पर अपना डिस्पर्सल करते हैं। इन प्रिमिटिव ग्रुप देखा गया है कि मोस्ट जो प्रिमिटिव ग्रुप होते हैं डिस्पर्स होते हैं इन 2 सेल स्टेज। 2 कोशिका, जब उनके अंदर 2 सेल होती है या फिर 2 न्यूक्लियस होता है तो उस समय वो सेपरेट होते हैं। वेयर एज इन एडवांस प्लांट, जबकि एडवांस जो प्लांट्स होते हैं, फैमिलीज स्कैटर्ड इन 3 सेल स्टेज। जो मतलब जो एडवांस फैमिलीज होती हैं उसमें जब पोलन जो है डिस्पर्स होता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होती है या जो सेल की स्टेज होती है वो 3 होती है। उसके बाद सम प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड प्लांट हैव बायलैटरल सिमेट्री। जो कुछ जिम्नोस्पर्म या फिर कुछ प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पोलन्स बनते हैं उसकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है, जबकि एडवांस फॉर्म जो होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। अब ये बायलैटरल और रेडियल का मतलब क्या होता है देखते हैं। देखिए बायलैटरल, आप अगर बायलैटरल किसी को कहते हैं इसका मतलब कि बायलैटरल मतलब कि सिर्फ 1 पोल है, 1 प्लेन by which we can divide body into 2 part, मतलब बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें सिर्फ एक प्लेन होता है जिसके द्वारा अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो ऑर्गेनिज्म है या आपकी जो स्ट्रक्चर है वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। जैसे कि ह्यूमन में अगर हम यहाँ से काटते हैं, बिल्कुल सेंटर से काटते हैं, तो इधर जो बॉडी निकलेगी वो भी हाफ होगी और इधर जो बॉडी निकलेगी वो हाफ होगी और दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगी। ठीक है, तो आउटर कवरिंग, आउटर चीज़ों में तो सिमेट्रिकल होगी, अंदर में आप देख सकते हैं कि स्टमक इधर नहीं है, लिवर इधर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस है वो ठीक है। लेकिन आउटर कवरिंग आपको जो देखने, आउटर अपीयरेंस जो आपको देखने को मिलेगा उसमें जो है बॉडी वो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, रेडियल बस लिख लेते हैं, any plane cut by which we can divide organism into 2 equal पार्ट। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि ऐसे सिमेट्री जिसमें बॉडी को किसी भी प्लेन से काटा, आप कहीं से भी प्लेन से अगर काटते हो, पूरी बॉडी काटते हो तो आपको 2 इक्वल शेप मिलने वाले हैं ही। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं किसका, किसी रेडियल फ्लावर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेडियल फ्लावर में आप ले सकते हैं हिबिस्कस। तो हिबिस्कस के जो फ्लावर्स होते हैं उनको जब आप सेंटर से काटेंगे तो इधर जो स्ट्रक्चर होगा सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको इधर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो फ्लावर्स होते हैं इनको कहते हैं कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब इनको कहीं से भी काटेंगे। जैसे आप सरसों का फ्लावर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका गुड़हल का फ्लावर देख सकते हैं। अगर आपको बायलैटरल देखनी है तो आप पी का फ्लावर देख सकते हैं। अगर पी के फ्लावर को भी सेंटर से ही काटेंगे तो ही वो डबल इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बायलैटरल सिमेट्री ऐसे सिमेट्री होती है जब ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं और वो सेंटर से डिवाइड करने में 2 अलग अलग भाग में जो कि एक दूसरे के समान होते हैं में डिवाइड होते हैं, तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री की। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसी भी प्लेन से अगर हम काटते हैं तो वो जो उनको हाफ मिलता है, जो हमको पार्ट मिलता है, वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होता है, उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे।
तो ये हो गया पैलिनोलॉजी के बारे में। तो पैलिनोलॉजी के बारे में हमने क्या क्या देखा कि पैलिनोलॉजी क्या होती है, पोलन ग्रेन्स की स्टडी होती है, उसके जो वॉल होते हैं उसकी वजह से वो फॉसिलाइज्ड हो सकते हैं और उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन, जो प्रिमिटिव प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। स्टेनोपैलिनस क्या होता है, यूरिपैलिनस क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। और भी हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब डिस्पर्स होते हैं उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पोलन वॉल के डिफरेंट जो कंपोजिशन उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डिफरेंट प्लांट में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ हेल्प है जिसके वजह से हम लोग पैलिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया कि हर प्लांट में या फिर कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल पाए जाते हैं और कुछ में वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रेजेंस और अब्सेंस जो केमिकल का होता है इसके हिसाब से हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो उसको कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। तो क्या है, व्हेन वी स्टडी द केमिकल सबस्टेंस प्रेजेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री। जब हम स्टडी करते हैं केमिकल का, जो केमिकल सबस्टेंस प्रेजेंट है किसी प्लांट में, तो ऐसी साइंस की ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री। एंड डिफरेंट टेक्सोन ऑफ प्लांट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रेजेंट विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। जो बात मैंने आपको बताई कि हर प्लांट ग्रुप में या मोस्टली जो हर टेक्सोन होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो अदर में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इनके प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्केलॉइड्स, कुछ फैमिली में एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है, कुछ में कुछ स्पेशल प्रकार के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, कुछ में बिटालिन फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, किसी में फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होता है, किसी में कोई पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होता है, किसी में टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। इस तरीके से अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च ग्रेन एंड रैफिड्स इज ऑल्सो हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन, जैसे कि कुछ फ्रूट्स में आपको स्टार्च ग्रेन देखने को मिलेंगे, रैफिड्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, रेशेदार लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स के बने होते हैं। तो ये हमको हेल्प करते हैं टैक्सोनॉमी में। यूज ऑफ केमिकल इन टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। इसका एक और नाम है, अगर हम लोग केमिकल जो प्लांट, जैसे कि अगर नॉर्मली चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर हम लोग टैक्सोनॉमी में केमिकल के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लांट की बात करें, सिर्फ प्लांट में अगर हम ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। तो आगे क्या दिया है, हेल्प एज सप्लीमेंट यूज्ड इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंपैरिजन। ये इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो इन केमिकल के प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से भी हम लोग क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक तरीके से सप्लीमेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये मेन चीजें थी कि कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं उस फैमिली के लिए, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दिया है कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ अमाइनो एसिड, बिटालिन फैटी एसिड, फ्लेवोनाइड, पॉलीसेक्राइड और जो है कि टर्पिनॉइड्स आदि कुछ चीजें होती हैं जो कि कुछ फैमिली में प्रेजेंट होती है जबकि कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ टर्म यहाँ पे दिया है कि प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं और सेकेंडरी क्या होते हैं। किसी साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया था कि वो सारे केमिकल जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली उनके बायोसिंथेसिस में या उनके मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। ऐसी जो भी चीजें होती है उसको प्राइमरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसे क्या है, प्रोटीन्स है, ये देखिए प्रोटीन्स है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लिक एसिड है एंड दियर डेरिवेटिव, न्यूक्लिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स। और क्या है, क्लोरोफिल और पॉलीसेक्राइड्स। ये कुछ चीजें हैं जो कि डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। तो इन सारी चीजों को प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट में नाम दिया था। और सेकेंडरी में क्या दिया था कि वो सारे केमिकल जिनके पास पहली बात तो नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए और वो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं लेने चाहिए। जैसे आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह जो कि नाइट्रोजन जिसमें नहीं होता है उनको इन्होंने सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट में रखा था। अगर आप इसको रटना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आपको बस ये पता करना है कि जो हमारी फाइटोकेमिस्ट्री है उसका टैक्सोनॉमी में यूज क्या है। अगर इस पे क्वेश्चन आता भी है तो मेरे हिसाब से उसमें शॉर्ट नोट्स ही आएंगे, चाहे वो फाइटोकेमिस्ट्री पूछ सकते हैं, चाहे वो पैलिनोलॉजी पूछ सकते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री पूछ सकते हैं। मतलब कि जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आने वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद थर्ड में क्या दिया है, मतलब थर्ड स्लाइड में हमारे इसकी दिया है, सम फैमिली विच हैव ए स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट आर गिवन बिलो। कुछ ऐसी फैमिलीज के नाम हमने लिखे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें कुछ स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंस होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, एल्कलॉइड्स दिया है। एल्कलॉइड्स एक केमिकल होता है जो कि सोलेनेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। सोलेनेसी फैमिली कौन सी है, पोटैटो वाली फैमिली। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ ऐसे सुगंध वाले कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं किस फैमिली में, लेमिएसी फैमिली में। फोटोपीन
या फोटोपीन प्रेजेंट होता है किसमें, पैपेवरेसी फैमिली में। उसके बाद टैनिन्स प्रेजेंट होता है किसमें, टिलियेसी फैमिली या मोरेसी फैमिली में। स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होता है एपोसाइनेसी फैमिली में और एस्केलपिलिडियेसी फैमिली में। टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट होता है मिल्क फैमिली में और एपियेसी फैमिली में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए और इसमें से कुछ एग्जाम्पल जो है आप याद कर लीजिएगा। अगर फाइटोकेमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको 1-2 एग्जाम्पल जो है वहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक जो है कि हमारा साइटोलॉजी, रोल ऑफ साइटोलॉजी इन द टेक्सोनॉमी। अभी तक हमने क्या देखा, पैलिनोलॉजी का क्या रोल है, फाइटोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। अब हम देखेंगे कि साइटोलॉजी का इसमें क्या रोल है। तो क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डील विद द स्टडी ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी एंड देयर फंक्शन, न्यूक्लियस एंड मेटाबॉलिज्म आर सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके मेटाबॉलिज्म, उसके बिहेवियर, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। जैसे कैसे सेल बना, कैसे सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, न्यूक्लियस का क्या काम है, उसके बाद आपका प्लास्टिड हो गया, उसके बाद आपका गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इनका क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किसमें पढ़नी होती है, साइटोलॉजी में। इन साइटोलॉजी was studies different organelles present in cells। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी होती हैं, ठीक है। द DNA मटेरियल प्रेजेंट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। इसमें से जबकि 3 जो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी, क्लोरोप्लास्ट के पास भी और आपका जो न्यूक्लियस है उसके पास भी। कैसे? क्योंकि हम सबको पता है कि एक थ्योरी हमने पढ़ी थी जब हमने सेल स्टार्ट किया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में 2nd यूनिट में। तो फिर आपने कभी भी अगर इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ा है तो उसमें पढ़ा था हमने कि जो एनिमल्स होते, मतलब जो प्रोकैरियोटिक से जो यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी सेल को सेल ने इंगल्फ कर लिया जो कि साथ साथ में रहने लगे, और इस तरीके से जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता था कि ये पहले जो है एक स्वतंत्र लिविंग जो है बैक्टीरिया था, जो कि किसी दूसरे बैक्टीरिया द्वारा इंगल्फ कर लिया गया, किसी बैक्टीरिया ने उसको खा लिया और दोनों जो है सिम्बायोटिकली साथ साथ रहने लगे। ये कॉन्सेप्ट इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी द्वारा दिया गया है। ऐसा ही सेम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी हुआ होगा, ऐसा ही सेम जो है क्लोरोप्लास्ट के साथ भी होगा। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और अपना खुद का राइबोसोम होता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है, खुद का जो है कि उसके पास अपना DNA होता है। तो हमारे सेल ऑर्गेनल्स में अगर प्लांट हैं तो 3, अगर एनिमल हैं तो 2। तो क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपना DNA होता है। तो इन सारे के DNA का क्या फंक्शन है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका जो क्रोमोसोम है वो कैसे अरेंज होता है, उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें अगर हम स्टेन करते हैं तो हमको कैसे बैंड मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको बहुत सारी वेरिएशंस और बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो इन वेरिएशन और सिमिलैरिटीज के हिसाब से जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये कहलाता है साइटोलॉजी के यूज का, साइटोलॉजी का यूज इन टेक्सोनॉमी। तो क्या दिया है कि द DNA मटेरियल प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, सो स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल पैकेजिंग। जो क्रोमोसोमल पैकेजिंग है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मूवमेंट, बिहेवियर play important role in identification and their study help in evolutionary history। इन सभी चीज़ों का हेल्प आपकी जो है टेक्सोनॉमी में जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ने में जो किया जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि और भी क्या क्या यूज हो सकते हैं साइटोलॉजी के टेक्सोनॉमी के स्टडी में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर अरेंजमेंट फिक्स इन अ टेक्सोन, द स्टडी ऑन विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। क्या है कि जैसे हमको पता है कि हमारा जो यूकैरियोट, जैसे कि हमारा जो ह्यूमन है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम जितने भी ह्यूमन में है, मतलब जितने भी ह्यूमन है सबके अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो किसी भी टेक्सॉन के अंदर जितने भी होमो सैपियंस सैपियंस है उसके अंदर 46 है। उसी तरीके से जितने पाइनस होंगे उसमें जो फिक्स होगा उतने होंगे, जितने पी के वैरायटी होंगे उसके अंदर भी फिक्स होंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से भी, कि वो डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हर टेक्सॉन का एक फिक्स नंबर होता है, जितने कि उसमें एक फिक्स होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ जो है कि क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट है। तो उसके हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि इतना 46 जो है वो ह्यूमन में और 12 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है पाइनस में।
ठीक है। तो पाइनस की जितनी भी स्पीसीज आप पढ़ते हैं, रॉक्सबर्गी और भी बहुत सारे स्पीसीज जो हम लोग पढ़ते हैं पाइनस की, उन सारी में 12 ही जो है क्रोमोसोम का नंबर देखने को मिलेगा। भले ही उनके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डेविएशन हो सकता है, बहुत सारा अंतर हो सकते हैं, लेकिन उनके जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे तो वो 12 ही होंगे। द बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन। जो बेंडिंग पैटर्न होता है, बेंडिंग पैटर्न का क्या मतलब है कि जब हम उसको स्टेन करते हैं तो उस पर बेंड मिलते हैं, उसके अलग अलग जो है बैंड हमको देखने को मिलते हैं। तो उस पैटर्न के हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 ह्यूमन के डीएनए को लेकर उस पर स्टेन करते हैं तो अगर सेम स्टेन यूज करते हैं तो दोनों में जो बैंड्स मिलेंगी, मान लीजिए दोनों, एक का क्रोमोसोम ये है और दूसरे का क्रोमोसोम जो है ये है, और अगर हम लोग इस पे बैंड करते हैं, अगर दोनों ह्यूमन का क्रोमोसोम है, अगर सेम केमिकल डालते हैं तो हमको सेम जगह पे बैंड, सेम मोटाई का बैंड देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब ऐसे जो बैंडिंग होती है, ये भी हेल्प करती है हमको आइडेंटिफिकेशन करने में। मान लीजिए कि यहाँ पे क्रोमोसोम किसी और ऑर्गेनिज्म का होता, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का होता, उस पर हम बैंडिंग करते तो हमको कहीं और ही बैंडिंग मिलती, अलग पैटर्न मिलता। तो बैंडिंग पैटर्न के हिसाब से भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेंट्रोमियर के पोजीशंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं उनके अंदर सेंट्रोमियर अगर प्रेजेंट होता है तो उसके नीचे एक आर्म्स होते हैं। किसी किसी में क्या होता है, सेंट्रोमियर यहाँ प्रेजेंट है, एक छोटा सा आर्म और एक बड़ा सा आर्म है। किसी किसी में क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है, और एक में क्या है कि बिल्कुल सेंटर में जो है ये सेंट्रोमियर्स होते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट किस स्टेज में कैसी है, इसके हिसाब से भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेंट्रोमियर्स के बाद ये जो आर्म है इसकी साइज क्या है, इसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमको साइटोलॉजी में जब हम लोग कैरियोटाइप स्टडी करते हैं तो हमको पता चलती है, जिसकी वजह से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर्म, साइज ऑफ क्रोमोसोम। जो लेंथ का आर्म, मतलब कि एक आर्म की जो लेंथ होती है और जो साइज होता है क्रोमोसोम का, इसके हिसाब से भी हमको हेल्प मिलती है कहाँ पे, क्लासिफिकेशन में। इन मोनोकॉट प्लांट, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, साइज ऑफ क्रोमोसोम आर लार्जर एज कंपेयर टू डाइकॉट। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम की साइज होती है वो बड़ी होती है डाइकॉट से। ठीक है, मोनोकॉट आखिर में छोटे प्लांट होते हैं लेकिन उनके क्रोमोसोम की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, लेकिन नंबर जो होता है वो कम होता है। ये बात क्या बोली मैंने कि मोनोकॉट प्लांट जो है वो साइज में तो छोटे होते हैं पर उनके क्रोमोसोम की साइज बड़ी होती है। क्रोमोसोम की साइज बड़ी होती है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो डीएनए का नंबर होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो डाइकॉट से कम होता है। मतलब नंबर में तो कम है लेकिन साइज में बड़े हैं मोनोकॉट, और डाइकॉट क्या है, साइज में ज्यादा है पर हाइट में, लेंथ में जो है वो छोटे हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स था आर्म और साइज के बारे में, जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफरेंशिएशन करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में क्या दिया है साइटोलॉजी के बारे में। तो आगे की स्लाइड में दिया है कि क्रोमोसोम और बैंडिंग पैटर्न्स, यही बैंडिंग पैटर्न्स फिर से आ गया कि वे स्टेन क्रोमोसोम विद डिफरेंट डाइज, सो वी फाउंड द डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम। जब हम किसी सेम स्टेन द्वारा दो चीज़ों को अगर स्टेन करते हैं तो अगर वो सेम स्पीसीज के, सेम टेक्सोन के, तो हमको सेम पैटर्न मिलेगा, अगर नहीं है तो हमको डिफरेंट पैटर्न मिलेगा। जैसे कि हम लोग कौन कौन सा स्टेन कर सकते हैं, जैसे कि सी पैटर्न अगर हमको फाइंड आउट होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो है कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है प्रेजेंट है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, नॉर्मल जब हमारे क्रोमोसोम की पैकेजिंग होती है तो ऐसे क्रोमोसोम जिनका हमको बार बार एक्सप्रेशन कराना है, उससे बार बार प्रोटीन बनवाना है, उनकी फोल्डिंग थोड़ी कम होती है। लेकिन वो वाले हिस्से जो कि प्रोटीन नहीं बनाते हैं या फिर जिनकी जरूरत बार बार नहीं पड़ती है, उनको बहुत कॉम्प्लेक्सली फोल्ड कर दिया, बहुत टाइटली फोल्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमेटिन जो कि बहुत टाइटली फोल्ड होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और ऐसे क्रोमोसोम बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते उनको कहते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, different have different type of chromosome behavior at that time of cell division, like the formation of crossing over linkage। ये जो है कि हमको क्या क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है कब कब स्टडी करना है, सेल डिवीजन के समय अगर हम लोग उसकी स्टडीज करते हैं कि उसमें क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, लिंकेज कैसे होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम में मेटाफेजिक प्लेट्स कैसे होता है। तो इन सारे बिहेवियर को स्टडी करके भी हम लोग क्लासिफिकेशन में हेल्प ले सकते हैं।
साइटोलॉजी समझ में आ गई कि साइटोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सेल के अरेंजमेंट के बारे में, उसमें जो कैरियोटाइप है, उसका जो डीएनए है, उसकी बाइंडिंग पैटर्न, उसके जो है कि कैरियोटाइप के बारे में, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसका नंबर कितना है, उसके जो है पैटर्न क्या है, वो सेल डिवीजन की तरह के टाइम किस तरह बिहेव करता है, कैसे मेटाफेजिक प्लेट पे जाके बाइंड होता है, स्पिंडल फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, उनका जो है आर्म की साइज कितनी होती है, इन सारी चीज़ों पे पढ़ के, इन सारी चीज़ों पे जानकारी लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है। ठीक है, सेम टेक्सोन है या डिफरेंट टेक्सोन है। अब जो हमारी लास्ट टॉपिक आती है वो आती है मॉलिक्यूलर डाटा या मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में मॉलिक्यूलर डाटा या मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी विल स्टडी द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स द कंपाउंड फ्रॉम विच डीएनए फॉर्म्स और एनए, चाहे डीएनए फॉर्म्स करे चाहे आरएनए फॉर्म्स करे, एंड एनी अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूलर का मतलब होता है आणविक। आणविक, हिंदी वाले बच्चे जो होंगे वो आणविक जानते होंगे मॉलिक्यूलर को। अणु जिसे कहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स मतलब होता है, आणविक मतलब मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर या मतलब कि आप मॉलिक्यूल लेवल पे जब जाके स्टडी करते हैं तो ऐसी साइंस को कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। द मॉलिक्यूलर लेवल मतलब कि वो ब्रांच साइंस की जब हम स्टडी जो है मॉलिक्यूल लेवल पे जाके करते हैं। जैसे हमने डीएनए की स्टडी अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। हमको पता चलता है कि उसमें जो है पेंटोस शुगर्स होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मॉलिक्यूल लेवल पे हैं। इनके पास पेंटोस शुगर होती है, उसके बाद हमको पता चलता है कि इसके पास जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको तब पता चलती हैं जब हम जाके मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं तब। उसी तरीके से हमको पता चलता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। उसी तरीके से हमको पता चलता है पॉलीसेकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको तब पता चलती है जब हम मॉलिक्यूल लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं। वो कैसे एक दूसरे से कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कब डबल बॉन्ड बनाते हैं, कब ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग है कि ट्रिपल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग है। जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए का पहले एक डबल बॉन्ड टूटता है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटता है। ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो वही चीज़ दिया है, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी we will study classification and identification। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से हम लोग क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन तो कर सकते हैं, ये बात तुमको पता है, लेकिन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो दिया क्या है, वी नो दैट द बी टाइप ऑफ डीएनए हैव 10 बेस पेयर्स, और जो ए टाइप होता है, जो ए टाइप के डीएनए होते हैं उनके पास 11 बेस पेयर्स होते हैं, और जो जेड टाइप के या जिगजैग टाइप के होते हैं उनके पास जो है 12 बेस पेयर्स होते हैं। तो हमें क्या पता चला कि डीएनए जो है वो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे कि सिर्फ डीएनए, उसमें हमने टाइप देख लिया। एक होता है ए टाइप, दूसरा होता है बी टाइप, और तीसरा होता है जेड टाइप। ठीक है, जब आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे डिटेल में तो इन सब के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इनके हेलिक्स कितने मतलब इनकी थिकनेस होती है, कितनी इनकी लेंथ होती है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि ये बी टाइप जो डीएनए है वो मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला डीएनए है, और इसके अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो 10 बेस होते हैं पर हेलिक्स, 10 बेस पेयर ईच हेलिक्स। जबकि जिगजैग, जिसे जेड कहते हैं, इसको लिखते हैं जिगजैग टाइप का जो डीएनए होता है इसमें क्या होते हैं, 12 बेस पेयर्स होते हैं, 12 बेस पेयर्स होते हैं। वहीं जो हमारा ए टाइप का होता है उसमें जो है 11 बेस पेयर्स होते हैं, 11 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईच हेलिक्स होती हैं, मतलब हर हेलिक्स में एक बार जो हेलिक्स कंप्लीट होता है उसमें 12 इसमें होते हैं, 10 इसमें होते हैं, 11 इसमें होते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं तो हमको वो सारे जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनके पास ईच हेलिक्स में 10 बेस पेयर होंगे तो हम उनको अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। जिनके पास 11 होंगे उनको अलग, जिसके पास 12 होंगे उनको अलग। तो ये भी तो एक मेथड है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को बेस मान के उसके प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से हम चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई कर दें। यही तो है क्लासिफिकेशन और कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। जैसे होते हैं कॉलेज में या स्कूल में जो अच्छे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं,
मतलब ठीक है, बैक बेंचर भी ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है कि ये अपर ग्रेड के बच्चे हैं, ये लोअर ग्रेड के बच्चे हैं, या फिर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ये सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ये थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ कि उनका जो एग्जाम हुआ था, उनके जो ग्रेड्स आए थे, या फिर उनका जो एडमिशन जिस क्लास में हुआ है, उन सब चीज़ों के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो एक बेसिक होता है जिसके हिसाब से वो चीज़ें उसमें प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उसके हिसाब से हम लोग दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो यही तो क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग क्या डीएनए ईच हेलिक्स में जो डीएनए का बेस पर प्रेजेंट है उसके हिसाब से भी तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं तो 12 वाले को जेड में, 11 वाले को ए में और 10 वाले को बी में रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। तो ये भी तो एक तरीका हुआ क्लासिफिकेशन का। अब हम और देखते हैं कि हम लोग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। व्हेन वी स्टडी द डिफरेंट टेक्सॉन मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स देन वी कंपेयर दैट बोथ टेक्सॉन इज अ सिमिलर और डिसिमिलर ओरिजिन ऑफ सेम एंसेस्टर और नॉट। जब हम क्या करते हैं कि जीनोमिक्स की स्टडी करते हैं, जीनोमिक्स पता है क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन जीनोम परियोजना एक बार चली थी, ह्यूमन जीनोम परियोजना आपने 12th में पढ़ा होगा, जब आपने डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पे। तो ह्यूमन जीनोम परियोजना क्या था, उसमें मेन एम था कि जो हमारा डीएनए है, हमको पता करना है कि कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है, कब ए है, कब टी है, फिर सी है, कि फिर जी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर जी है। मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, जी है, सी है, टी है, ए है, जी है, सी है, टी है, ए है, सी है, जी है। इस तरीके से हमको पता करना है कि किसके पास क्या क्या सीक्वेंसेस आते हैं। ये टी है तो ये ए हो गया, ये सी है तो ये जी हो गया, ये जी है तो सी हो गया, ये ए हो गया, ये टी, ये सी, ये जी, ये ए, ये टी, ये सी, ये जी, ये ए, ये टी, ये सी और ये जी। ठीक है, तो हमको ह्यूमन जीनोम परियोजना में क्या था कि ये सीक्वेंस क्या है ये फाइंड आउट करना था। मतलब कि एक ह्यूमन के किसी सेल को निकाला और उसके सीक्वेंस को पूरा पता लगा कि ए के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो ये था ह्यूमन जीनोम परियोजना। तो ह्यूमन पे ऐसा हुआ था, बहुत सारे प्लांट पे भी ऐसा हुआ था, धान के प्लांट पे हुआ था, और भी बहुत सारे प्लांट पे ये जो है कि प्रक्रिया की गई थी ताकि हम लोग पता कर सके कि जीनोम का जो सीक्वेंस है वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि ह्यूमन का भी पढ़ लेते हैं और मान लो कि चिंपैंजी का पढ़ लेते हैं, दोनों का परियोजना, दोनों की जो है सीक्वेंस को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और अब इसको हम लोग अगर मैच कराते हैं, कि देखिए दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, तो अगर हम दोनों जो दो स्पीसीज की सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज को कैलकुलेट किया जा रहा है, अगर वो दोनों स्पीसीज बहुत हद तक एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे से सिमिलैरिटीज शो करते होंगे, या फिर किसी सेम एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए दो स्पीसीज होंगे, तो इनका जो डीएनए होगा वो बहुत हद तक सेम होगा। अगर दो अलग अलग स्पीसीज से करते हैं, मान लीजिए एक एनिमल का कर देते हैं, एक प्लांट का कर देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो ये वेरिएशंस जो है और ये सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से हम लोग पता करते हैं, जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी रहेगी कह सकते हैं कि उतनी ही ज़्यादा स्पीसीज जो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, उतनी ही एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसी स्टडी के बाद हमको पता चला था कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो किसी ऐसे एंसेस्टर से हुआ है जिसी से ही बंदर का या और एंसेस्टर का भी इवोल्यूशन हुआ था। पहले हम लोग क्या मानते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, ऐसा हम लोग जानते थे, हम लोग पढ़े भी है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। लेकिन बाद में मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने के बाद हमको ये पता चला कि हम मान लीजिए ये ह्यूमन है और ये जो है मंकीज़ हैं, हम दोनों का इवोल्यूशन जो है किसी एक ऐसे स्पीसीज से हुआ था जो कि एक तरफ जाके हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है, दूसरी तरफ जाके जो है कि मंकी जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मान लीजिए ये कोई हमारा एंसेस्टर था जो कि कहीं रहता रहा होगा, फिर कुछ कंडीशन चेंज हुई होंगी जिसकी वजह से क्या हुआ होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसी और इन्वायरमेंट में जाके रहने लगा होगा। दो ग्रुप बने होंगे, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट मान लीजिए जाके रहने लगे। यहाँ पे कुछ और इन्वायरमेंटल कंडीशन थी, यहाँ पे कुछ और तरीके थे जिसकी वजह से वो उनके अंदर वैसे लक्षण उत्पन्न हो गए, और जो अदर ग्रुप था वो कहीं और इन्वायरमेंट में, उनके अंदर इन्वायरमेंटल प्रेशर कुछ और रहा होगा। धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान जो है कि दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये पता चला कि बंदर से हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ है, हमारे और बंदर के जो एंसेस्टर थे वो सेम थे। इसी मॉलिक्यूलर लेवल के स्टडी से बाद में पता चला कि हमारे जो सबसे रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो है चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है वो ह्यूमन से सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इस यूनिवर्स में है।
तो ये सारी चीज़ें हमको कब पता चली, जब हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी की। तो फायदा तो हुआ ना मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी का टैक्सोनॉमी में। उसके बाद क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स वी नो द आवर एंसेस्टर इज मंकी और चिंपैंजी और मोर क्लोजर टू अस, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल। हमको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने के बाद पता चला कि हमारे और जो मंकी या चिंपैंजी के जो एंसेस्टर थे वो मोर क्लोजर टू अस थे, हमसे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे, हमारे जो एंसेस्टर थे वो सेम थे, ऐसा माना जाता है मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर हमारा लास्ट, हमको 4 ही चीज़ों के बारे में पढ़ना था। तो लास्ट है कि अगर हमको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना होता है तो हमको कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, या फिर कौन कौन से प्रोसेस हम लोग करते हैं। पहला है PCR करते हैं। PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, PCR का फुल फॉर्म होता है PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बार देख लेते हैं कि PCR एक्चुअल में होता क्या है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग आर्टिफिशियली किसी इंस्ट्रूमेंट में एक DNA से 2 DNA बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक DNA है, ये हमारे पास एक DNA, इसका ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये इसका जो है दूसरा स्टैंड हो गया। तो इसमें जब हम लोग फर्स्ट प्रोसेस करते हैं तो इस जो हमारा DNA रहता था उसको इतनी हीट देते हैं कि हमारा जो दोनों स्ट्रैंड है, जो हमारा पहला स्ट्रैंड था और जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड था, इन दोनों के अंदर जो है डिस्टेंस आता है। ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इन दोनों के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड जो है वो सेपरेट जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने DNA पे एक प्राइमर लगाते हैं, मतलब एक छोटा सा सीक्वेंस लगाते हैं और इधर भी लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो है कि DNA का प्रोसेस जो है कंटिन्यू होने लगता है। तो ये किया जाता है PCR में। तो मतलब हमारे पास एक स्ट्रैंड था जिसकी वजह से हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन चुके। तो एक स्ट्रैंड था, हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन चुके। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी है, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी है। आपने जहाँ पे क्रिमिनल हुआ था या फिर कुछ भी क्राइम वगैरह हुआ था वहाँ से कोई सैंपल लिए, तो आपको DNA के बस एक टुकड़े मिले। तो अगर चांसेस हैं कि मान लीजिए आपका जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले उसे DNA की कॉपी बना लेते हैं, उसको PCR द्वारा उसे कई सारी कॉपी बना लेते हैं। तो अगर एक बार में हमारा ये प्रोसेस नहीं भी कंप्लीट होता तो हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या काफ़ी डेवलप टाइप के माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत माइन्यूट लेवल पर चलती हैं। तो उसकी ट्रायल और एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो PCR का यूज़ कर सकते हैं। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, मतलब हम लोग सीक्वेंस के बारे में जान के इंफॉर्मेशन लेके मॉलिक्यूलर स्टडी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। स्टेन ऑफ, मतलब कि स्ट्रेन और टू स्टेन, मतलब कि डिफरेंट स्ट्रेन को स्टेन करने के लिए, हमारे जो क्रोमोसोम के जो स्ट्रेन्स होते हैं उसको स्टेन करने के लिए बहुत अलग अलग डाई का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। मेनी अदर टूल्स विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर स्टडी। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। व्हेन वी स्टडी देयर, एक और एग्जांपल आपको मॉलिक्यूलर लेवल से पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा था 3 डोमेन सिस्टम, जब आपने कभी पढ़ा होगा, इस पे चलते हैं, जब आपने पढ़ा था 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम, तो जब आपने 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि कार्ल वूज साइंटिस्ट जो थे, क्या साइंटिस्ट का नाम था, कार्ल वूज, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है उनको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास 16 rRNA होता है, और दूसरा वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास 18 rRNA होता है। 16 rRNA होता था आर्की बैक्टीरिया के पास, आर्की बैक्टीरिया के पास, और सेकंड में क्या है कि हमारे जो यू बैक्टीरिया हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया कहे जाते हैं, उनके पास 16 rRNA होता था, और ये हमारा जो यूकैरियोट्स थे उनके पास पाया जाता था 18 rRNA। तो इन्होंने जो ये 16 है और जो 18 है इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया मतलब इसके हिसाब से टैक्सोनॉमी का यूज़ किया। तो 16 rRNA क्या है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा किसमें अंदर 16 है, किसके अंदर 80 है।
तो ये जो टेक्सोनॉमी था क्या दिया, व्हेन वी स्टडी थ्री डोमेन सिस्टम, जब हम थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, गिवन बाय कार्ल लुवोस, जो कि कार्ल लुवोस साइंटिस्ट ने दिया था, वी लर्न दैट इट इज बेस्ड ऑन 60s आरएनए। हम जानते हैं कि ये 16s आरएनए पे बेस्ड होता है और 18s आरएनए पे बेस्ड होता है। यहाँ पे जो है 18 ईयर्स होगा। 16 ईयर्स में क्या है, ये आपका आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है, जबकि 18 ईयर्स में क्या है, आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी सहायता से हमको मतलब कि एक क्लासिफिकेशन जो है मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी के बाद दी गई थी। तो ठीक है, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हेल्प मिलता है पैलिनोलॉजी का, साइटोलॉजी का, फाइटोकेमिस्ट्री का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी। तो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड की हैं, सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई हैं जो कि मेनली इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। अगर आप लोग चाहें तो उसको और इनलार्ज करके हर जो मैंने बताया कि जैसे कि न्यूक्लियस कितने नंबर पे, मतलब कितना न्यूक्लियस होता है जब पैलिनोलॉजी में, जब पोलन जो है डिस्पर्स होता है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख के, अगर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा पेज में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, वरना इतना जो है आपके लिए सफिशियंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमको फैमिलीज पढ़नी है। तो उसमें हम लोग फैमिलीज कंटिन्यू करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करके पढ़ते रहेंगे। तब तक आपका ये सेकेंड यूनिट खत्म हो चुका है, तो 2 यूनिट अपना रिवाइज करते रहिएगा और प्रिपरेशन आगे को कंटिन्यू हम लोग आपको कंटिन्यूअसली वीडियो जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग स्टडी इसी तरीके से चलती रहेगी।